India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंड अप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल से पूछा क्यों नहीं ईडी के समन पर हो रखे पेश। केजरीवाल के वकील ने कहा अगर उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण मिल जाए तो पेश होने के लिए है तैयार। कावेरी नदी जल बंटवारा मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे में मुद्दे किए तय। पक्षकारों को 6 सप्ताह के भीतर दस्तावेज दाखिल करने का दिया निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारी अंकित तिवारी को दी अंतरिम जमानत। बिना अनुमति के तमिलनाडु नहीं छोड़ने को कहा। मजिस्ट्रेट के पास पासपोर्ट जमा करने का निर्देश। सोशल मीडिया के फैक्ट चेक यूनिट पर रोक लगाने की मांग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। कॉमेडियन कुणाल कामदा ने दी आईटी रूल्स कानून को चुनौती। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया भी है वादी। India Legal presents Courts Roundup. दिल्ली शराब घोटाला केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के समन के खिलाफ अर्जी पर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सुरेश कैत और जस्टिस मनोज जैन की पीठ ने पूछा कि आप समन पर पेश क्यों नहीं हो रही हैं। इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल की पैरवी करते हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं, मगर प्रोटेक्शन चाहिए, गिरफ्तारी से सुरक्षा चाहिए। और उन्होंने आगे कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के सभी समन कानूनी प्रक्रिया और प्रावधानों के अनुसार नहीं है। ईडी ने सीएम केजरीवाल को 9वें समन के तहत 21 मार्च को उसके समक्ष पेश होने के लिए कहा है। दिल्ली की नई शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी के द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल के खिलाफ ईडी के द्वारा किए जाने वाली किसी भी कार्रवाई पर कोई राहत नहीं मिली। हालांकि हाई कोर्ट ने ईडी से केजरीवाल की याचिका की मेंटेलेबिलिटी पर 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश देते हुए मामले की अगली सुनवाई अप्रैल 22 को तय कर दी। मामले पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा कि केजरीवाल ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। शराब घोटाले मामले में ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। जांच एजेंसी केजरीवाल को अब तक 9 समन भेज चुकी है, लेकिन सीएम ईडी के सामने पेश नहीं हुए। केजरीवाल ने ईडी के समन को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा कि आप समन पर पेश क्यों नहीं हुए। इस पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में 9 समन जारी हुए, सभी पर हमने जवाब दाखिल किया। हमने कहा है कि हम वर्चुअली जवाब देने के लिए तैयार हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ प्रोटेक्शन चाहिए। अगर केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण मिल जाए तो वो पेश होने के लिए तैयार हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से ईडी को समन जारी करने की मांग की। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर कोर्ट की प्रारंभिक सुनवाई से स्पष्ट है कि ईडी के सभी समन वैध थे।
समन केजरीवाल को व्यक्तिगत थे, उनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना चाहिए, वो सच्चे हैं तो जांच से क्यों भाग रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि सीएम केजरीवाल ने ईडी कानून की कई धाराओं को चुनौती दी, 9 समन को चुनौती दी गई। ईडी के विरोध के बावजूद कोर्ट ने ईडी ने जवाब मांगा है। शराब घोटाला, पिछले 2 साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। 9 समन 18 बहाने। आप याद करिए, जब पहला समन आया था तो बहाना क्या था? दिवाली है। जब दूसरा समन आया तो बहाना क्या था? गवर्नेंस महत्वपूर्ण है। तीसरा समन आया था तो बहाना क्या था? मैं विपश्यना करने गया हूं। चौथा समन आया तो बहाना क्या था? असेंबली चल रही है। 5वां समन आया तो बहाना क्या था? मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं। मैं कैसे आ जाऊं जी, मुझे तो भाषण करना है। 9 समन 18 बहाने, मगर ये बहाने चलने वाले नहीं है। कल से टेक्निकल बहाने दिए जा रहे हैं। केजरीवाल ने बार बार इन समन को अवैध बताते हुए ईडी के समक्ष पेश होने से इनकार किया। ये मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है। इस नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था। उपराज्यपाल वीके सक्सेना की सिफारिश के बाद सीबीआई ने कथित भ्रष्टाचार के मामले में प्राथमिकी दर्ज की और इसके आधार पर ईडी ने धन शोधन के आरोप की जांच शुरू की। ब्यूरो रिपोर्ट। कावेरी नदी के पानी के उपयोग को लेकर तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाफ कर्नाटक राज्य द्वारा दायर मूल मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दे तय किए और पक्षकारों को 6 सप्ताह के भीतर दस्तावेज दाखिल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भैया के आदेश में मुद्दे पर इस प्रकार मुद्दे जो दर्ज हैं, क्या मुकदमा भारत के संविधान के अनुच्छेद 262(2) के सपठित अंतर राज्य नदी जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 11 द्वारा वर्जित है? क्या मुकदमा कानून के सिद्धांतों द्वारा वर्जित है? क्या वादी वाद पत्र के पैराग्राफ 6A में परिभाषित अनुसार कर्नाटक कावेरी जल को समर्पित करने, उपभोग करने का हकदार है? क्या प्रतिवादी वाद पत्र में पैराग्राफ 6B में परिभाषित तमिलनाडु कावेरी जल के अलावा कावेरी बेसिन में किसी भी पानी का उपयोग करने, इसका आनंद लेने या उपयोग करने के हकदार नहीं है? क्या कावेरी नदी के जल को कर्नाटक कावेरी जल और तमिलनाडु कावेरी जल के रूप में विभाजित करने पर आधारित मुकदमा बिल्कुल भी कायम करने का योग्य नहीं है? और ऐसे में इसके साथ ही ये भी एक सवाल है कि सवाल इस बात को लेकर, क्या विभाजित करने पर मुकदमा के आधार पर मुकदमा बिल्कुल भी कायम रखने योग्य है? क्या प्रथम प्रतिवादी द्वारा शुरू की जाने वाली परियोजनाएं वादी राज्यों के अधिकारों और हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं? क्या कार्रवाई के किसी कारण के अभाव में मुकदमा चलने योग्य है? जबकि न्यायालय द्वारा वादी कर्नाटक राज्य द्वारा दायर मुद्दों से 4 मुद्दे उठाए गए, जबकि 3 मुद्दे प्रतिवादी तमिलनाडु राज्य द्वारा सुझाए गए हैं। 8वां मुद्दा राहत से जुड़ा है। मामले को अगली बार 7 मई 2024 को निर्देशों के लिए सूचीबद्ध किया। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के गिरफ्तार अधिकारी अंकित तिवारी को बुधवार को अंतरिम जमानत दे दी है। तमिलनाडु सतर्कता भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय या डीवीएसी द्वारा दिसंबर में गिरफ्तार किए गए तिवारी ने पिछले हफ्ते मद्रास हाईकोर्ट द्वारा दूसरी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की
खंडपीठ मद्रास हाईकोर्ट के 20 दिसंबर के उस आदेश के खिलाफ उनकी विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें उन्हें नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। तिवारी की दूसरी जमानत याचिका भी हाईकोर्ट द्वारा खारिज की गई थी, जिसके बाद उन्हें लंबित मामले में एक आवेदन दायर किया गया था और साथ ही एक अलग विशेष अनुमति याचिका दायर की थी और उनकी ताजा याचिकाओं के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। हालांकि तिवारी को दी गई ये अंतरिम राहत कई कड़ी शर्तों के साथ ही आती है। उससे संबंधित ट्रायल कोर्ट को जमानत बॉन्ड प्रस्तुत करने और उसके द्वारा निर्धारित निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता होती है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों के अलावा कुछ शर्तों को भी निर्दिष्ट किया है। तिवारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले से संबंधित किसी भी गवाह से संपर्क या प्रभावित करने से प्रतिबंधित किया गया है। उन्हें किसी भी तरह से किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ करने से भी रोक दिया गया है। इसके अतिरिक्त तिवारी को कोर्ट की पूर्वानुमति के बिना तमिलनाडु राज्य नहीं छोड़ना चाहिए और उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास अपना पासपोर्ट जमा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आईटी अधिनियम या सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता संशोधन नियम 2023 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जो कि केंद्र सरकार को फैक्ट चेक यूनिट बनाने में सक्षम बनाता है। संशोधन के अनुसार सोशल मीडिया मध्यस्थों को केंद्र सरकार के व्यवसाय से संबंधित किसी भी जानकारी को हटा देना चाहिए जिसे फैक्ट चेक यूनिट या FCU ने गलत होने के अधिसूचित किया था। बता दें आपको कि ऐसा न करने पर मध्यस्थों को कानूनी देनदारियों का सामना करना पड़ेगा। इन नियमों को चुनौती देते हुए स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट के खंडपीठ ने खंडित फैसला सुनाया, जिसमें जस्टिस GL पटेल ने संशोधन रद्द किया। वहीं जस्टिस नीला गोखला ने इसे बरकरार रखा। तीसरे जज जिनके पास मामला भेजा गया, जस्टिस चंदूरकर ने भी संशोधन बरकरार रखा है। हाईकोर्ट के समक्ष याचिका लंबित होने के दौरान केंद्र सरकार FCU को सूचित करने पर सहमत हुई है। हालांकि पिछले हफ्ते संशोधन के पक्ष में फैसला करने वाले तीसरे जज ने केंद्र को FCU की अधिसूचना के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी है। कोर्ट के फैसले से व्यथित होकर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने FCU पर रोक लगाने की मांग करते हुए तर्क दिया कि इससे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। कामरा ने कहा कि नियम का प्रभाव वास्तव में उपयोगकर्ताओं पर पड़ता है, क्योंकि उनके द्वारा पोस्ट की गई जानकारी को हटाने से पहले उन्हें कोई पूर्व सूचना नहीं दी जाती। उन्होंने कहा कि ये नियम अपने दायरे में बेहद व्यापक है और ऐसे में केंद्र सरकार के खिलाफ भाषण को दबाने के लिए काम करेगा। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ कुणाल कामरा और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई करेगी। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में नवीनतम घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने मामले में 15 मुकदमों को समेकित करने के हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति द्वारा दायर अपील का निपटारा किया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने 15 मुकदमों के एकीकरण के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 11 जनवरी के फैसले के खिलाफ मस्जिद समिति की विशेष अनुमति याचिका का निपटारा कर दिया है। ये देखते हुए कि इस आदेश को वापस लेने के लिए आवेदन हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है। हाईकोर्ट का आदेश हिंदूवादी की दलील के जवाब में आया कि सितंबर 2020 में मथुरा अदालत में मूल मुकदमा दायर होने के बाद कटरा केशव देव की 13.37 एकड़ जमीन और हटाने के संबंध में इस तरह के कुछ अन्य मुकदमे दायर किए गए। विवादित ढांचे का दायरा गया और सुनवाई के दौरान जस्टिस खन्ना ने मुकदमों को समेकित करने के संभावित प्रभाव के बारे में पूछताछ की। जज ने पूछा कि अगर सूट समेकित हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। अहमदी ने अदालत को सूचित किया कि मस्जिद समिति ने पहले ही चुनौती के तहत आदेश को वापस लेने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया। जस्टिस खन्ना ने इस पर सुझाव दिया कि विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने से पहले आवेदन पर सुनवाई की जाए। सुनवाई के दौरान पीठ ने मस्जिद समिति की इस दलील पर भी चिंता व्यक्त की कि हाईकोर्ट का आदेश उचित नोटिस दिए बिना पारित किया गया। हालांकि उत्तर प्रदेश की एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद ने आपत्ति जताते हुए कहा कि नोटिस
18 दिसंबर को दिया गया। इसके बाद अन्य पक्षकारों ने अपनी आपत्तियां दर्ज की, जिन पर विचार किया गया। उनकी ओर से कोई आपत्ति नहीं आई। अतः यूपी एएजी प्रसाद द्वारा नोटिस दिए जाने पर जोर देने के बाद पीठ विशेष अनुमति याचिका का निपटारा करने के लिए सहमत हो गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2020 के हाथरस साजिश मामले में स्टूडेंट लीडर मसूद अहमद को जमानत दे दी है। मामले में मसूद और पत्रकार सिद्दीकी कप्पन सहित 4 लोगों के ऊपर यूपी पुलिस ने सख्त गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया था। जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने ये आदेश पारित करते हुए इस तथ्य को ध्यान में रखा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले की सह अभियुक्त कप्पन को जमानत दे दी है और अन्य सह अभियुक्तों को इस न्यायालय की समन्वय पीठ जमानत पर रिहा कर दिया गया है। इसके अलावा 41 महीने की लंबी हिरासत अवधि पर विचार करते हुए अदालत ने मामले की योग्यता पर कोई राय दिए बिना मसूद अहमद को राहत दे दी है। इस निर्णय में विशेष एनआईए अदालत के दिसंबर 2022 का आदेश रद्द करना शामिल है, जिसने पहले उन्हें जमानत देने से इनकार किया था। डिवीजन बेंच ने कहा कि विशेष अदालत रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री की सराहना करने में विफल रही है। मसूद और कप्पन के साथ 2 अन्य लोगों पर उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने देशद्रोह, आपराधिक साजिश, आतंकी गतिविधियों के वित्त पोषण और अन्य अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया है। यह आरोप लगाया गया है कि वे मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों में शामिल थे और दावा किया गया कि वे हाथरस सामूहिक बलात्कार मामले के बाद सांप्रदायिक दंगे भड़काना और आतंक फैलाना चाहते थे। उन पर आतंकी कृत्यों के लिए धन जुटाने से संबंधित गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, यूएपीए एक्ट की धारा 17 और 18 और आईटी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत भी आरोप लगाए गए। इससे पहले दिसंबर 2022 में लखनऊ में विशेष न्यायाधीश एनआईए एटीएस अतिरिक्त जिला और सत्र ने मसूद को जमानत देने से इनकार कर दिया था। उक्त आदेश को चुनौती देते हुए वे हाई कोर्ट में चले गए। मसूद के वकील की प्राथमिक दलील ये थी कि उसके खिलाफ ऐसा कोई आरोप नहीं है और दूसरी ओर राज्य सरकार के लिए एजीए ने प्रस्तुत किया है कि विशेष अदालत ने अपीलकर्ता की जमानत याचिका वैध रूप से खारिज कर दी थी, क्योंकि वह पीएफआई संगठन से जुड़ा हुआ था। दोनों पक्षकारों के वकीलों को सुनने के बाद अदालत ने मामले की योग्यता पर कोई भी राय व्यक्त किए बिना उन्हें जमानत देने और उनकी अपील स्वीकार कर ली है। और अब आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि रेहड़ी वालों के क्या है कानूनी हक। दरअसल कानून के अनुसार किसी भी पशु विक्रेता को सर्वेक्षण पूरा होने तक और लाइसेंस मिलने तक हटाया नहीं जा सकता। सुनिए। The Rajasthan High Court has recently slammed the government for not preventing encroachment upon public ways. राजस्थान हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ऑफ जस्टिस समीर जैन ने कहा कि अतिक्रमण एक बाधा है जो कि विकसित शहरों की सुंदरता को प्रभावित करती है। Now let's just talk about rights of street vendors, जो कि दिया गया है द स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 में, जिसमें सेक्शन 12 राइट टू सेल की बात करता है, सेक्शन 13 राइट टू गेट अ न्यू स्पॉट इफ दे मूव की बात करता है, सेक्शन 18 जो रिलोकेशन की बात करता है। कोई भी स्ट्रीट वेंडर को लोकल अथॉरिटी रिलोकेट नहीं कर सकती है विदाउट गिविंग देम 30 डेज प्रायर नोटिस। और अगर स्ट्रीट वेंडर्स 30 दिन के बाद भी रिलोकेट नहीं करते तब लोकल अथॉरिटी उन्हें हटा सकती है। In the case of South Kolkata Hawkers Association versus Government of West Bengal, the court held that street trading is a fundamental right which is available to the street vendors under Article 19 subclause G of the Constitution of India. चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.